हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मधु अपनी बाइक पर मस्त गोगल लगाए हुए जा रही होती है। तभी मधु के आगे एक सुशील नाम का लड़का आ जाता है, जिसकी वजह से मधु को अपनी बाइक रोकनी पड़ जाती है। मधु को बहुत गुस्सा आ जाता है। ए ससुर के नाती, तुमको देखकर नहीं चलना होता है क्या? आँख है कि बटन? अभी हमारी झुमरी के नीचे आ जाते ना तो पक्का एक हड्डी तो जानी ही थी तुम्हारी। माफ कर दीजिए, वो हमारे हाथ में सामान था और मैं सामान को संभालने के चक्कर में आगे देख नहीं पाया। माफ कर दो। अरे वाह, अभी तक तो हमने कुछ किया भी नहीं और तुम कांप रहे हो। सच में बहुत क्यूट हो भाई। अच्छा चलो, अब कितने भी क्यूट हो तो माफ कर देते हैं। बताओ कहाँ जाना है, ले चलते हैं हम। नहीं, हमें पता है कि तुम हमें कहीं ले जाओगी तो बहुत मारोगी। हम खुद चले जाएंगे। सच में तुम बहुत ही क्यूट हो। तुम डरो मत, हम तुम्हें ले चलते हैं और हम तुम्हें खा नहीं जाएंगे। नहीं, मेरा घर पास में ही है, मैं चला जाऊंगा। आप कोई भी तकलीफ मत उठाओ। बस कर बुड़बक, हम प्यार से बात कर रहे हैं तो तुम हमारे कपार पर चढ़कर नाचोगे का? अभी एक कंटाप देंगे ना छितरा जाओगे। चल अब पीछे बैठो चुप करके, आए बड़े। मधु की बात सुनकर सुशील डरते हुए मधु के साथ बैठ जाता है। मधु एक बिंदास लड़की थी जो किसी से भी कुछ भी बोलने से जरा भी नहीं डरती थी। लेकिन वहीं सुशील एक बहुत ही भोला सा था जो जरा सी बात में घबरा जाता था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद मधु अपने घर की छत से आते जाते लोगों को देख रही होती है। तभी सुशील भी नीचे से सड़क से जा रहा होता है। सुशील के हाथ में अपनी दुकान का कुछ खाने का सामान होता है जो एक छोटी बच्ची देख लेती है और वहीं सुशील के पास जाकर रोने लगती है। अंकल अंकल, मुझे चॉकलेट दे दो ना, भूख लग रही है। मम्मी ने मुझे डांटा है। आपको आपकी मम्मी ने डांटा? चलिए हम आपकी मम्मी से बात करते हैं। ऐसे बच्चों को डांटना नहीं चाहिए, बल्कि प्यार से समझाना चाहिए। बताइए आपका घर कहाँ है? मैं अभी जा करके आपकी मम्मी से बात करता हूँ और उन्हें समझाता हूँ। नहीं अंकल, आप मेरी मम्मी से मत बात करो। वो मेरी सगी माँ नहीं है। अगर आप उनसे बात करने गए ना तो वो मुझे मारने भी लग जाएंगी। 3 दिन से कुछ खाने को भी नहीं दिया उन्होंने मुझे। बताओ कैसे लोग हैं इस दुनिया में। एक छोटी सी बच्ची का दुख भी नहीं दिखता है लोगों को। कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना। बताओ क्या खाना है, मैं खिलाता हूं तुम्हें। ये जो आपके हाथ में चॉकलेट है ना, वो मुझे दे दो, मुझे वो ही खाना है। अच्छा ठीक है। सुशील जैसे ही उस बच्ची को चॉकलेट देने जा रहा होता है, तभी मधु नीचे आती है। बेटा तुम्हारी सगी माँ नहीं है, फिर तो तुम्हारी कोई सगी बहन भी नहीं होगी। दीदी आप यहाँ? आप इस बच्ची को जानते हो? अरे आप वैसे तो इतना दबंग बनती फिरती हो और एक छोटी सी बच्ची के साथ इतना गलत हो रहा है, तब आपके मुंह पर ताला लगा हुआ है। अब आपसे कुछ नहीं बोला जाएगा ना? क्यों निकल गई सारी की सारी हिम्मत आपकी? अरे ओ बोल बच्चन, अभी तक हम अपनी बात पूरी नहीं किए हैं, इसलिए अपनी जुबान पर ताला लगा लो। आप मुझे डरा नहीं सकती हो और मैं कोई आपसे डरने वाला भी नहीं हूँ। आप गलत कर रही हो, वो भी इस बच्ची के साथ। गलत होता हुआ दिख रहा है, तब तो चुप हो और यहाँ आकर मुझे डरा रही हो। ये कहाँ का इंसाफ है? जितना बोल रहे हो ना तुम, हमें तो बस यही मन हो रहा है कि घर में ले जाइए और ऐसे लपड़ाएंगे ना तुमको कि जुबान खोलना तो दूर, आंख भी ना खोल पाओगे तुम। लेकिन इतने ही भोले हो कि क्यूट लग रहे हो तुम हमको। क्या करें? आपको शर्म नहीं आती? एक बच्ची के आगे कैसी कैसी बातें कर रही हो। ये सब देखकर ये बच्ची क्या सोचेगी? शर्म तो आपको आनी चाहिए। अरे घोड़े जैसा शरीर लेकर यहाँ वहाँ घूम रहे हो, लेकिन एक छोटी बच्ची से मूर्ख बन गए तुम। भोले हो या बकलोल? बच्ची से मूर्ख बन गए? क्या मतलब है आपका? यही कि इस बच्ची की बड़ी बहन है हम, और इसकी कोई सौतेली माँ नहीं है बल्कि सगी माँ है, जिन्होंने इस बच्ची को मना किया है चॉकलेट खाने से, क्योंकि दांत खराब होते हैं इससे। तुम हमको मूर्ख बना रही थी, वो भी इतनी देर से? बच्ची ने मूर्ख नहीं बनाया, बल्कि आप खुद ही मूर्ख हैं।
और एक छोटी सी बच्ची की बात पर यकीन कर लिया। इतने भोले तो हमारे बस भोले भंडारी ही हैं। मधु को सुशील का भोलापन बहुत अच्छा लगता है और वो अब उससे मिलने के बहाने ढूंढने लगती है। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन मधु सुशील की दुकान पर पहुंच जाती है। सुशील जी, आपका भोलापन हमको तो बहुत ही क्यूट लगा। हम आपसे शादी करना चाहते हैं। देखिए जी, हम आपसे डरते ज़रूर हैं, लेकिन इतना भी नहीं डरते हैं कि आपसे शादी ही कर लें। आपने आज तो ये सब बोल दिया, लेकिन आगे मत बोलिएगा, वरना अच्छा नहीं होगा। देखिए सुशील जी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बात कर रहे हैं आपसे, तो आप हमसे ऐसे बात मत कीजिए। हम आज तक ना किसी की सुने नहीं हैं। वो तो आपसे प्यार करते हैं इसलिए सुन रहे हैं, लेकिन आप बहुते बोल रहे हैं। आप सुनिए मधु जी, हम अपनी अम्मा की इजाज़त के बिना शादी करना तो दूर, शादी के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आप तो अलग ही बवाल लड़की हो, जो लड़की की तरह नहीं रहती बल्कि पूरा लड़कों की तरह रहती है। नहीं भैया नहीं, हम आपसे शादी नहीं कर सकते। सुशील की बातें सुनकर मधु को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अगले ही दिन सुशील को अगवा करवा कर कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसको डराकर शादी कर लेती है। शादी के बाद मजबूरन सुशील को मधु को अपनाना ही पड़ता है। सुशील मधु को अपने घर लाता है और अपनी अम्मा से मिलवाता है। अरे तुमको शर्म नहीं आया सुशील बेटा? हम तुम्हारी अम्मा अरे का मर गई थी, जो हमसे तुमने पूछना भी जरूरी नहीं समझा। अरे हम तुम्हारे लिए काका नहीं करे और तुम हमारे लिए ई करे हो। अम्मा जी, इसमें मोटे मोटे टेसुए बहाने की बात का है। तुमको तो लड्डू बांटनी चाहिए कि तुम्हारे घर में चांद सी बहुरिया आई है और एक तुम हो। ये किससे शादी कर लिया है तुम? अरे इसको तो बोलने भर का तमीज नहीं है। देखो कैसे जुबान लड़ा रही है। ए अम्मा जी, जो कुछ है ना हमसे कहो, हमरे सुशील जी को कुछ मत कहिए। मधु अपनी सास को धमकाती रहती है। मधु के बवाल तो पूरे शहर में ही मशहूर थे, लेकिन अब यहाँ हैरानी की बात तो ये हो गई थी कि बवाल बीवी का पति बहुत ही भोला था। जैसे तैसे उन दोनों की शादी की गाड़ी चल रही होती है, तभी एक दिन सुशील के दुकान पर कुछ गुंडे आ जाते हैं और उसका सामान बाहर फेंकने लगते हैं। सुशील जाकर हर किसी के हाथ पांव पकड़ रहा था। हमारी दुकान का सामान मत फेंको बाहर, अरे हमारी रोजी रोटी है ये दुकान। सुशील उन लोगों के आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी वहाँ मधु और अम्मा जी आते हैं। सुशील को ऐसे गिड़गिड़ाते हुए देखकर मधु को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उन गुंडों के लीडर पंकज को एक जोर से घुमाकर मारती है। तुम हमारे पति को कमजोर समझे हो का? अरे हमारा पति इतना भोला है और तुम सब उसके भोले होने का फायदा उठा रहे हो। भोले आदमी को परेशान करत हो। हमको ना ही जानते हो क्या तुम सब? तुम्हारे पति ने जब हमसे पैसा लिया था तब तो कह रहा था कि 1 महीने में सारा पैसा वापस कर दूंगा, वो भी ब्याज समेत। अरे लेकिन महीना पूरे होने के बाद ही चालाकी करने लगा, ब्याज तो दिया भी नहीं। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जब हम आपसे पैसे लेने आए थे तभी बात हो गई थी कि कोई ब्याज नहीं लगेगा, इसलिए ही तो हमने आपसे पैसे लिए थे। और अब आप झूठ बोलकर हमारा सारा का सारा सामान बिखेर रहे हो। देख लो अब कैसे झूठ बोल रहा है। अरे जब पैसे भरने की औकात नहीं होती है तो पैसे लेते क्यों हो? तुम लोग खड़े क्या हो बे? इसकी अकल ठिकाने लगाओ जरा। अभी एक कंटाप तुमको लगाएंगे ना तो झुमरी तलैया घूम के आओगे। हमारे पति बहुत ही भोले हैं, हम उनको अच्छे से जानते हैं। और ये तो सोचना भी मत कि तुम हमारे पति को पागल बना दोगे। ये देखो मेरे पास कागज भी है जिस पर सुशील के दस्तखत भी हैं। अब भी तुम मुझे झूठा और अपने पति को सच्चा साबित करोगी। अब बोलो कहाँ है कागज? अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। जो तुम अभी कर रहे हो ना वो हम करके छोड़ चुके हैं, तो हमारे पति को तंग करने की कोशिश भी मत करना। और ये घुमा फिरा कर सारा इल्जाम हमारे पति पर जो लगाया है ना, हमको वो भी पता है कि कैसे किया है तुमने। अरे ऐसे 40 इल्जाम ना तुम पर लगवा देंगे हम, वरना यहाँ से रवाना हो जाओ जल्दी से। सुशील की बवाल बीवी की वजह से सुशील बच जाता है। एक सड़क पर वंश और वनिष्का दोनों एक साथ चल रहे थे। वंश वनिष्का को देखकर गाना गाते हुए बोलता है, तेरा हंसना भी जन्नत है, तेरी तमीज जन्नत है, तेरा लड़ना भी जन्नत है, तेरी हर चीज जन्नत है। ओहो क्या बात है, आज तो मुझे देखकर गाना गाया जा रहा है।
हाँ, क्योंकि तुम्हें देखकर ही तो मुझे सुकून मिलता है। तुम ही मेरा सब कुछ हो। इस तरह वो दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी पीछे से एक रफ्तार में एक कार आती है और उस कार से वनिष्का बस थोड़ी सी ही बच जाती है। ये देख वंश चिल्लाते हुए बोलता है, अरे पागल है क्या? देखकर गाड़ी नहीं चला सकता? अंधा है क्या? इस तरह अब वो गाड़ी आगे जाके रुक जाती है और उस गाड़ी में से एक बेहद ही सुंदर लड़की निकलती है जिसका नाम नैना था। वो नैना मटकते हुए वंश के पास जाती है और उससे बोलती है, यू ब्लडी, क्या कहा तुमने? यही कहा कि अंधी हो क्या? दिखता नहीं है? हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बोलने की? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ? देखने में तो किसी अमीर बाप की निहायती बदतमीज और बिगड़ैल औलाद लग रही हो, जो जानवरों की तरह इस रोड पर गाड़ी चला रही हो। और कुछ बताऊं तुम्हारे बारे में? तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करे? इस तरह वो अमीर नैना वंश को थप्पड़ मारने जाती है कि तभी वनिष्का उसका हाथ पकड़कर उसका हाथ मोड़ते हुए कहती है, अरे ओ मैडम, एक रैप्टे में मैं तेरी थुयड़ी लाल कर दूंगी। तू जानती नहीं है मुझे, मेरा नाम वंशिका है, वंशिका। यहाँ पूरे मोहल्ले में मेरी चलती है। अगर तूने मेरे वंश को हाथ भी लगाया ना तो तेरा वो हाल करूंगी कि तू यहाँ आई तो 2 पैरों से है लेकिन जाएगी व्हील चेयर पर, समझी? देख लूंगी मैं तुम दोनों को। हाँ हाँ चल देख लियो। इतना कहकर अब वो अमीर नैना चली जाती है और अब वो दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं। वो अमीर नैना भी अपने ऑफिस जाती है। तब उसका भाई साहिल उसको बोलता है, क्या हुआ? बड़े गुस्से में लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? साहिल की बात सुनकर वो उसको सारी बात बता देती है और ये सुनने के बाद साहिल उससे कहता है, नैना, ये तुम्हारा लंदन नहीं इंडिया है और मैंने पापा को बड़ी मुश्किल से मनाया है तुम्हें यहाँ लाने के लिए। इसलिए जब तक मैं वापस न आ जाऊँ तब तक ऑफिस में कोई सीन क्रिएट मत करना। वैसे भी जहाँ भी जाती हो वहाँ कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी कर देती हो। राज, मैडम को कैबिन दिखाओ। इस तरह अब वो उसको कैबिन में ले जाता है। लेकिन सोचने की बात तो ये थी कि जिस कंपनी में नैना आई थी उस कंपनी में वंश और वनिष्का भी काम करते थे और जब वंश और वनिष्का उसको देखते हैं तो बड़ी हैरान हो जाते हैं और वो सर्वेंट को आवाज लगाते हुए कहते हैं, अरे राज भाई। हाँ भाई। अरे वो जो सर के कैबिन में मैडम गई हैं वो कौन है? अरे भाई, वो हमारे ओनर की बेटी और साहिल सर की बहन है। क्या? भाई मैं चलता हूँ, वो बहुत ज्यादा खड़ूस है। मेरी जॉब मुझे प्यारी है, उसने कॉफी मंगाई है। अगर मैंने उन्हें कॉफी नहीं दी तो मेरे साथ बहुत कुछ हो सकता है। इस तरह अब दोनों चुपचाप बैठ जाते हैं और अपना काम करने के बाद अपने घर चले जाते हैं। ऐसे ही अब दिन गुजर जाते हैं और एक दिन एक रीता नाम की एम्प्लॉय नैना के पास आती है और कहती है, मैडम, ये जयपुर वाले क्लाइंट की फाइल है, आप इस पर साइन कर दीजिए। नैना कुछ बोलती कि तभी उसकी नजर वंश और वनिष्का पर जाती है और वो रीता से कहती है, ये दोनों कौन है और ये यहाँ क्या कर रहे हैं? मैडम, ये वंश सर है और ये वंशिका मैम, ये अकाउंट डिपार्टमेंट संभालती है। अच्छा ठीक है, तुम इस फाइल को यहीं रख दो। इस तरह अब वो फाइल रखकर चली जाती है और अब नैना मुस्कुराती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन नैना अपने कैबिन में बैठकर वंश और वनिष्का को परेशान करने की सोच रही थी कि तभी उसकी नजर अकाउंट फाइल पर पड़ती है और उसको देखकर नैना खुद से कहती है, बस बहुत ही आराम से काम कर लिया तुम दोनों ने, अब तुम्हें यहाँ से निकलवाने का काम मैं करूँगी। इस तरह अब नैना अकाउंट फाइल को अपने हाथ में उठाती है और उसको बीच से फाड़ देती है, जिसके बाद वो उस फाइल को डस्टबिन में डाल देती है और थोड़ी देर बाद अपने कैबिन से बाहर आती है और वनिष्का को बोलती है, वंशिका, तुम मुझे अकाउंट्स फाइल देने वाली थी, वो फाइल कहाँ है? हाँ मैडम, वो फाइल मैंने कल घर जाने से पहले आपकी टेबल पर रख दी थी। वो फाइल वहाँ नहीं है। मैडम, मैंने फाइल वहीं रखी थी, मैं एक बार वहाँ चेक कर लेती हूँ। तुम क्या कहना चाहती हो कि मैं झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें पता भी है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी। अगर इसी तरह से चलता रहा ना तो याद रखना, मुझे तुम्हें निकालने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इस तरह अब नैना वहाँ से चली जाती है और सबके सामने अपनी इंसल्ट देखकर वनिष्का रोने लगती है और अब ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। एक दिन नैना अपने कैबिन में बैठी होती है कि तभी दरवाजे को नॉक करते हुए वंश कैबिन में आता है और नैना से कहता है, मैडम, आपने मुझे बुलाया? वैसे मैंने वंशिका को बुलाया था, लेकिन अब जब तुम आ ही गए हो तो तुमसे ही कुछ बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है, जब से तुमने मेरी बेइज्जती की है तब से मेरी रात की नींद उड़ गई है और जब तक मैं अपना बदला तुम दोनों से नहीं ले लेती तब तक मैं सुकून की नींद नहीं सोऊंगी। मुझे अपने दुश्मनों से बदला लेना आता है। मैंने उसकी बेइज्जती की
अब बारी है उसको यहाँ से निकालने की। इस तरह अब नैना अपने दोनों हाथों को वंश के कंधों पर रखती है और उसको अपनी बाहों में लेकर कहती है, वंश, अगर तुम चाहो तुम उसको छोड़ सकती हो, उसकी नौकरी कहीं भी नहीं जाएगी। वो उसके करीब थी कि तभी वहाँ पर वनिष्का आ जाती है और वंश और नैना को ऐसे साथ में देखकर शॉक हो जाती है और धीरे से बोलती है, मैडम, आपने बुलाया था? वंशिका, आई एम बिजी राइट नाउ, इसलिए तुम बाद में आना। ओके मैम। इस तरह वहाँ से चली जाती है। ये देख वंश अपनी मैडम का हाथ अपने कंधे से हटाता है और कहता है, हाथ हटाओ मैडम, मुझे वंशिका के पास जाने दो। वंशिका ऐसा कुछ नहीं है। अरे जब प्यार ही नहीं करते थे तुम मुझसे, तो ये नाटक क्यों किया तुमने? पर वंशिका ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम उस लड़की की बाहों में थे और तुम कह रहे हो कि ऐसा कुछ नहीं है। आई हेट यू। वनिष्का वहाँ से रोते हुए चली जाती है और अगले दिन जब नैना ऑफिस में आती है तब वंश नैना से कहता है, मैडम, वो मैंने आपके व्हाट्सएप पर कुछ दिया है, एक बार आप चेक कीजिए। उसकी बात पर नैना अपना फोन अपनी पॉकेट से निकालती है और उसके फोन में वो एक वीडियो देखती है। नैना और वंश एक साथ खड़े थे और वंश हाथ जोड़कर नैना से कहता है, मैडम, वंशिका को लग रहा है कि आपके और मेरे बीच में कुछ चल रहा है, इसीलिए आप एक बार वंशिका से कह दीजिए कि आपके और मेरे बीच में कुछ भी नहीं है। क्यों? मैं ऐसा क्यों कहूँ? मैडम, अगर आप बोल देंगी तो मेरा रिश्ता बच जाएगा। मैं यही तो चाहती थी कि तुम दोनों का ब्रेकअप हो जाए और इसीलिए मैंने वंशिका की फाइल फाड़ दी, उसके बाद उसकी बेइज्जती की। अब बारी है उसको इस ऑफिस से निकालने की। अगर तुम ऐसा कुछ नहीं चाहते हो तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन उसके लिए तुम दोनों को पूरे ऑफिस के सामने मेरे पैरों में गिरकर माफी मांगनी होगी। उस दिन के लिए, उसके बाद मैं सब एक्सेप्ट कर लूंगी। हाँ। इस तरह अब नैना वहाँ से चली जाती है और वंश भी अपने फोन को उठाता है और कैमरा बंद कर देता है। ये देख नैना गुस्से में बोलती है, ये क्या है? ये आपका और मेरा वीडियो है मैम, और शायद ये वीडियो ऑफिस के सभी एम्प्लॉय तक पहुंच भी गया होगा। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, समझे तुम? आप अमीर हैं और इस ऑफिस के ओनर की बेटी हैं, तो क्या आप कुछ भी करेंगी? लेकिन मैम, ये वीडियो आपके पापा यानी इस ऑफिस के ओनर और आपके भाई यानी साहिल सर के पास पहुंच ही गई होगी। नैना कुछ कह पाती कि तभी वहाँ पर साहिल और नैना का अमीर बाप आ जाता है और अपनी बेटी की ऐसी हरकत देखकर वो नैना से कहता है, नैना, तुम अपनी अमीरी की घमंड में इतना नीचे गिर सकती हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ पिताजी, अगर मुझे पता होता कि ये इतनी बदतमीज़ होगी तो मैं इसको कभी इंडिया नहीं बुलाता। नैना, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। नैना कुछ नहीं बोलती और अपने ही घमंड में वहाँ से चली जाती है। और इस तरह अब साहिल और साहिल का पिता वंश और वनिष्का से कहता है, वंश, उसकी तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो। हाँ बच्चों, हमें माफ कर दो। वंश और वनिष्का अब उन दोनों को माफ कर देते हैं और एक बार फिर एक साथ मिलकर काम करने लगते हैं। सीता ने अपने बेटे मोहन की शादी अपनी पड़ोस की सहेली सुनंदा की बेटी मोहिनी से तय की थी और मोहन और मोहिनी एक दूसरे को बहुत पसंद भी किया करते थे। इस रिश्ते के होने के बाद से अब मोहन और मोहिनी को मिलने जुलने का परमानेंट लाइसेंस जो मिल गया था, लेकिन अभी भी इनकी शादी में 4 महीने का समय बाकी था। फिर भी सीता मोहिनी को बहू कहकर ही बुलाया करती थी। एक दिन सीता सुनंदा के घर जाती है तो मोहिनी सर पर पल्ला लिए वहाँ आकर पैर छूकर कहती है, अरे मम्मी जी, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेती, आप बेकार में परेशान हुई। तू भी कैसी बात करती है बहू? आखिर मेरी बहू के साथ साथ मेरी सहेली का भी घर है। अब अपनी सहेली के पास आने से पहले भी मुझे किसी से क्या पूछना पड़ेगा? जी मम्मी जी, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। ठीक है बहू, अब अपनी माँ को भी भेज दे, उससे कुछ जरूरी बात करनी है। मोहिनी ये सुनकर सीता के लिए चाय बनाने रसोई में चली जाती है और वहाँ पर सुनंदा आती है और सीता को घर पर देखकर कहती है, अरे मेरी होने वाली समधन, मेरे घर कैसे आना हुआ ये तो बता दे। तुझे कितनी बार बोला है, ये रिश्ता पक्का है और ये होने वाली क्या होता है? जैसे मैं मेरी होने वाली बहू को अभी से बहू बोलती हूँ, तू भी मुझे समधन ही बोला कर। हाँ ठीक है मेरी समधन, ये बता कि यहाँ कैसे आना हुआ तेरा। देख, मैं सोच रही हूँ कि शादी का मुहूर्त अभी दूर है, लेकिन उस समय सोना महंगा हो जाता है, तो क्यों ना हम सोने के जेवर अभी से खरीद लें, हमको थोड़े सस्ते भी पड़ेंगे। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और हम बाकी का सामान भी खरीद लेंगे। चल फिर, नेक काम में देरी कैसी, कल सुबह करते हैं ये सब। सीता ये सब बातें करके अपने घर आ जाती है और अगले दिन दोनों सहेलियां सुबह सुबह शॉपिंग के लिए निकल जाती हैं और मौके का फायदा उठाकर मोहन मोहिनी के घर आता है
वाह, कितना प्यारा दिन है ना। आज हम दोनों एक दूसरे के साथ में हैं। मैं तुमको बचपन से पसंद करता हूँ। पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारी माँ ने हमारी शादी तय कर दी। मैं भी तुमको बहुत पसंद करती हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मैं सोच रहा हूँ कुछ महीने बाद हमारी शादी है, तो क्यों ना हम अभी से एक हो जाएं। मोहिनी कुछ बोलने ही लगती है, लेकिन मोहन प्यार से उसे गले लगाकर अपनी बाहों में भर लेता है और दोनों बहुत सारा समय प्यार से एक दूसरे के साथ बिताते हैं। और शाम के समय मोहन अपने घर आ जाता है और जब मोहिनी हॉल में बैठी होती है तभी सुनंदा बड़बड़ाते हुए कहती है, समझती क्या है वो अपने आप को? अरे लड़के वाली है तो क्या अब मेरे सर पर चढ़कर तांडव करेगी हमारे? हमें ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करनी ही नहीं है। अरे माँ बताओ तो क्या हुआ है, आप क्यों ये सब बोल रही हो? सुनंदा बताती है कि उसकी और सीता की शॉपिंग के टाइम बड़ी लड़ाई हो गई है और अब वो दोनों ही इस रिश्ते को तोड़ना चाहती हैं। वहीं सीता के घर भी यही माहौल था और सीता के मुंह से यही बात सुनकर मोहन कहता है, अरे माँ, शादी है, रिश्ता है, मजाक थोड़ी है। जब मन में है तोड़ दो, जब मन में है जोड़ लो। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ और ये फाइनल है। अगर तू इस घर में रहना चाहता है तो तू वही शादी करेगा जहाँ मैं तुझसे करने को बोलूंगी। आई बात समझ? सीता इतना कहकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है। दिन बीतते हैं और सीता और सुनंदा की सुलह नहीं होती, जिसके बाद एक दिन मोहिनी मोहन को मिलने पार्क में बुलाती है। मोहिनी, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे चेहरे पे इतनी सूजन क्यों लग रही है और तुम पहले से ज्यादा कमजोर लग रही हो। सब ठीक तो है ना? मोहन, मैं माँ बनने वाली हूँ और अब मैं ये बात अपने घर नहीं बता सकती। तुम तो जानते हो कि मेरी माँ सीता आंटी से ज्यादा पुराने ख्यालों की है। तुम चिंता मत करो, मेरी माँ बहुत मॉडर्न है और वो अपनी सहेली की बेटी की जिंदगी ऐसे खराब नहीं होने देगी। इतना बोलकर मोहन अपनी माँ के पास मोहिनी को लेकर जाता है और उसे सब बता देता है। ये सब कुछ सुनने के बाद सीता कहती है, बहू, मेरी तुझसे या तेरी माँ से जितनी लड़ाई हो जाए, लेकिन मैं तेरे साथ गलत नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि सुनंदा से बात करने का कोई फायदा है। सीता इतना बोलकर दोनों को मंदिर लेकर जाती है और शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई अपनी बहू मोहिनी की शादी अपने बेटे से करवा देती है। और जब वो अपनी बहू का गृह प्रवेश करवा रही होती है तभी वहाँ मोहिनी के ससुराल में कदम रखने से पहले सुनंदा आती है और मोहिनी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, ये नहीं हो सकता। सीता के घर में घुसने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। मैं अपनी बेटी को ऐसे घर में नहीं जाने दूंगी जो औरत मेरी इज्जत ही नहीं करती। सुनंदा देख, इन दोनों की मैंने शादी करवा दी है। अब तू भी सब गिले शिकवे भूल जा और इन्हें आशीर्वाद दे दे। तुझे मेरी कसम है मोहिनी, अभी के अभी मेरे साथ मेरे घर चल। सुनंदा की कसम के चलते मोहिनी बिना अपनी माँ से बहस किए अपने मायके आ जाती है। वहाँ जाने के बाद सुनंदा कहती है, क्या कमी रह गई थी मेरी परवरिश में जो तूने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी? रिश्ता तोड़ने पर भी मोहन से शादी कर ली। सब दुनिया के लड़के मर गए थे क्या? अब माँ को कैसे बताऊँ कि मोहन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। माँ वैसे ही दिल की मरीज है, ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। सीता आंटी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने एक शादी से पहले प्रेग्नेंट बहू को स्वीकार कर लिया। मैं यहाँ तुझसे बात कर रही हूँ और तू ख्यालों में खोई हुई है। शर्म कर, आज से तेरा घर से बाहर निकलना बंद, समझी? सुनंदा ये बोलकर चली जाती है और दिन बीतते हैं। मोहिनी ढंग से कुछ खाती पीती नहीं थी और उसके इस हाल से मोहन और सीता भी वाकिफ थे। अपने बेटे को परेशान देखकर सीता सुनंदा के पास आती है जो हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रही थी और उसे कहती है, देख समधन, मेरी बात सुन। देख, तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, मुझे समधन मत बोल, आई समझ? अब तो तू मान या ना मान, हमारे बच्चों की शादी हो गई है और हम समधन हैं। अब प्यार से अपनी बेटी और मेरी बहू को मेरे घर के लिए यानी अपने ससुराल के लिए विदा कर दे। चले जाए यहाँ से, इससे पहले मैं अपना पारा खो दूं। ऐसा मत कर। एक छोटे से झगड़े के लिए तू उन दोनों की जिंदगी कैसे खराब कर सकती है? मैं तेरे आगे अपनी झोली फैलाकर भीख मांगती हूँ। सीता ये बोलकर रोते हुए मोहिनी की मांग करने लगती है, लेकिन सुनंदा का पत्थर दिल नहीं पिघलता। और तभी वहाँ मोहन आता है और इस हाल में अपनी माँ को देखकर कहता है, अरे माँ, बस भी करो, कब से देखे जा रहा हूँ। आप इनके आगे जितना गिड़गिड़ा रही हो, इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इनको कदर नहीं है आपकी। हमारे रिश्ते का ना सही, लेकिन आपकी दोस्ती के रिश्ते का तो मान रखती। देख रही है अपने बेटे की बोलने की तमीज। मेरी बेटी सारी उम्र मायके रहेगी पर अब अपने ससुराल कभी नहीं जाएगी। हाँ ठीक है, फिर रखो अपनी मेरी माँ की शादी से पहले हुई प्रेग्नेंट बहू को अपने पास। क्या बोला तूने? जरा दोबारा बोल। कुछ नहीं, ये तो गुस्से में है और ऐसे ही बोल रहा है। तू ऐसी बातों पर ध्यान मत दे, तू बस मोहिनी को हमारे साथ भेज दे।
सीता ये कहती है कि तभी मोहिनी अपना बैग और सामान लेकर वहाँ आती है और कहती है, बस सासू माँ बहुत हुआ, मेरी माँ को समझाने का कोई फायदा नहीं है। अरे आप लड़के वाले होकर इतना झुक गए, लेकिन मेरी माँ अपनी ईगो छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आपने सही सुना माँ, मैं शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई थी और जब ये बात मैंने मोहन को बताई तो सासू माँ को बता के हमने शादी कर ली। क्योंकि मैं और मोहिनी ये जानते थे कि आप हमारा बच्चा अबॉर्ट करवा दोगे, लेकिन ये शादी नहीं होने दोगे। ये सब सुनकर सुनंदा को एहसास होता है कि अगर सीता चाहती तो उसकी बेटी को ना अपनाकर उसे नीचा दिखा सकती थी और उसने अपनी दोस्ती का मान रखते हुए उसे कभी बताया ही नहीं कि शादी से पहले उसकी बहू प्रेग्नेंट थी। ये सब महसूस कर उसे बुरा लगता है और वो हाथ जोड़कर सबसे माफी मांगती है और सीता को अपने गले लगा लेती है और खुशी खुशी मोहिनी को मोहन के साथ विदा कर देती है। और इस तरह बाकी समाज को कभी मोहिनी की प्रेगनेंसी का पता ही नहीं चलता और वो खुशी खुशी अपने नए जीवन की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।